अस्सलाम वालेकुम। हम चिनुआ अचेबे का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फॉल्स अपार्ट उसकी जो नॉवल है उसके अंदर क्या है, और थोड़ा-सा हम चिनुआ अचेबे का भी इंट्रोडक्शन इसमें देंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मैं समरी इसकी छोटी-सी एक्सप्लेनेशन दे सकूँ ताकि कुछ ज़्यादा वक्त भी ज़ाया ना हो और बात भी समझ में आ जाए कि इस थिंग्स ऑफ फॉल पार्ट में है क्या। चलें चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ चिनुआ अचेबे के। चिनुआ अचेबे 16 नवंबर को पैदा हुआ 1930 में और इसका इंतकाल 21 मार्च 2013 को हुआ। चिनुआ अचेबे जो था ये एक नाइजेरियन नोवेलिस्ट भी था, एक शायर भी था और एक क्रिटिक भी था। ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर फेमस भी था। चिनुआ अचेबे ने जो एजुकेशन हासिल की वो इसने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ उमाहिया और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हासिल की। फिर ज़्यादा तालीम के लिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ इबादन भी गए और इनको जो अवार्ड मिले थे उनमें से दो बहुत ही फेमस अवार्ड हैं इनके, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और पीस प्राइज़ ऑफ जर्मन बुक ट्रेड भी है। इनको और भी अवार्ड मिले हैं लेकिन ये दो मेंशन किए हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थे और अहम अवार्ड थे। अब पढ़ते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट की तरफ, इसके मेन कैरेक्टर्स की तरफ। इसका मेन कैरेक्टर तो एक ही है, वो है अकोनको, और उसके साथ इसका जो दूसरा अनूका जो है वो इसके फादर हैं अकोनको के। इक्विफ़ी उसकी तीसरी बीवी है। इज़िनमा उसकी एक ही बेटी है और इकलौती बेटी है जो तीसरी बीवी में से हुई। इसकी तीसरी बीवी जो थी उसको बहुत सारे बच्चे हुए लेकिन वो बच ना सके, तो ये उसकी इकलौती संतान थी। नोया इसका पहला बेटा है जो इसकी पहली बेगम में से हुआ था। और इक्विमुफुमा जो है, इक्विमफुना जो लड़का था जो दूसरे गांव से आया था, और ओब्री का जो है वो इसका दोस्त था। अब चलते हैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस नॉवल का मेन किरदार अकोनको है। जैसे अपने गांव में एक किसी कुश्ती का वो मुकाबला होता है, कुश्ती का मुकाबला वो जीत जाता है तो उसके बाद उसको बहुत इज़्ज़त मिलती है और सब इसकी इज़्ज़त के साथ इससे बात करने लगते हैं। अकोनको जो होता है वो शुरू से ही इज़्ज़त ताकत हासिल करना चाहता है क्योंकि अकोनको के वालिद बहुत ही कमज़ोर और एक मामूली से म्यूज़िशियन थे और उन पर बहुत सारा कर्ज़ था जब उनकी वफ़ात हुई। इसे अपने वालिद से बहुत नफ़रत थी क्योंकि वो अपनी फ़ैमिली को टाइम नहीं देते थे, कमज़ोर थे, कर्ज़ा लेते थे और वो नशा भी करते थे। अकोनको अपने वालिद से बहुत मुख्तलिफ था और यही वजह थी कि वो ताकत और शोहरत के लिए भूखा था। अकोनको ने 3 शादियां की थीं और जिनमें से उसके 10 बच्चे थे। वो जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा ताकतवर था और शायद इसी वजह से वो छोटी-छोटी बात पे गुस्सा भी करता था और अपनी बीवियों पे तशद्दुद करता था, जो कि उसके लिए एक मर्दाना वजाहत एक रखती थी कि बीवियों को मारना एक मर्दाना ताकत का आलम है। इसी तरह कुछ दिन गुज़रते हैं तो एक गाँव के अंदर एक बच्चा आता है जो कि दूसरे गाँव से आता है जिसका नाम इक्विमफूना होता है। और वो लड़का इसलिए आता है क्योंकि उसके गाँव की एक औरत जो होती है, एक किसी गाँव के शख्स ने अकोनको के गाँव के किसी औरत को कत्ल किया होता है, तो वो दूसरे गाँव वाले उस बच्चे को भेज देते हैं ताकि खून माफ़ी के लिए कि आप इसको ले लें। तो वो बच्चा तब 15 साल का होता है, तो जो गाँव के बुज़ुर्ग होते हैं वो अकोनको को इसकी सपुर्दगी दे देते हैं कि अब अकोनको इसको पाले, इसको बड़ा करे। अकोनको के साथ वो 3 साल तक रहता है तो वो उसकी फ़ैमिली के साथ बड़ा अटैच हो जाता है। अकोनको को अच्छा लगता है, उसका जो बड़ा बेटा होता है अकोनको का, उसका नाम होता है नोबे। नोवे को बहुत अच्छा लगता है। सो सॉरी, नोवे नहीं, नोवेया नाम है उसका। उसको बहुत अच्छा लगने लग जाता है, तो वो उसके साथ बहुत अटैच हो जाता है। लेकिन जैसे ही 3 साल गुज़रते हैं तो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अकोनको को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें इसको मार देना चाहिए। अब ये 18 साल का हो चुका है, लेकिन तुम इसको कत्ल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इसके साथ बैठे रहते हो, तुम इसके साथ रहते हो, तुम्हें इससे प्यार हो गया है और तुम्हारे दिल में रहम आ जाएगा, तो हम इसको मार देंगे, तुम इसको हमें ला दो। लेकिन अकोनको जो था वो इस चीज़ के अंदर बाज़िद हो गया कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं ताकतवर शख्स हूँ, मैं अपने जज्बात पे काबू रख सकता हूँ और मैं ही इसको मारूँगा। अकोनको का बेटा जो होता है वो उस बच्चे से बहुत अटैच होता है, वो अपने वालिद को बहुत मना करता है कि आप ऐसा मत करें। लेकिन अगर अकोनको ऐसा नहीं करता तो उसकी जो एक साख थी, एक ताकतवर और एक इज़्ज़त थी, वो सोचता था उसमें कमी आ जाएगी, मुझे लोग बुज़दिल समझेंगे। इस वजह से अकोनको जो था उसने उस लड़के को मार दिया।
अब इस वाक़ये के बाद जो उसका बेटा था कोनको, वो अपने बाप से नफ़रत करने लग गया और कुछ साल गुज़र गए। तो कुछ सालों बाद वो जो बुज़ुर्ग था जिसने उसके मरने का हुक्म दिया था, उसकी डेथ हो जाती है। तो अब उसकी डेथ के अंदर जो फ़र्नल होता है, गाँव वाले बहुत एक उनकी रस्म होती है, बहुत खुशी के साथ और बहुत ही ज़्यादा धूम-धाम से उसके फ़र्नल को जो है उसको मनाते हैं उस डे को, और उसको दफ़नाते हैं और बड़ी गोलियाँ चलती हैं। अब अकोनको से उसी गोलियाँ चलाने के दौरान जो उस बुज़ुर्ग का 16 साल का लड़का था, उसको गोली लग जाती है एक्सीडेंटली और वो वहीं पे मर जाता है। तो अब गाँव का रूल था, कोई भी शख़्स किसी गाँव के दूसरे आदमी को कत्ल नहीं कर सकता था, तो उसकी सज़ाए मौत थी। अब क्योंकि इससे गलती से हुआ था, तो गाँव वालों ने इसको 7 साल के लिए जलावतनी करार दे दिया और इसको अपने गाँव छोड़ देने का हुक्म दिया। तो ये अपने बीवी बच्चों को लेके गाँव से निकल गया 7 साल के लिए, और ये अपनी वालदा के ज़मीनों पे चला गया अपनी माँ के साथ। इसके अपनी माँ के लिए दिल में रहम था और नरम दिल रखता था ये, माँ के साथ इसको मोहब्बत भी थी, तो उन्हीं के पास चला गया। अब इसको अपनी माँ के पास गए हुए काफ़ी साल हो चुके थे। इसका दोस्त था गाँव में जिसका नाम उब्रिका था। वो इसके पास आता था और उसको बताता था गाँव के अंदर अब बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी है। अब एक क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं, मज़हब के लोग हैं, वो गाँव के अंदर एंटर हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्रिश्चियंस की थी। तो वहाँ के जो ऑफ़िसर थे, तो मिस्टर बीन नाम के एक ऑफ़िसर थे, वो वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे चर्च बनाए और बहुत सारे स्कूल बनाए। तो गाँव के लोग वहाँ पे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे ताकि वो तालीम हासिल करें और अफ़सर लग सकें इसी ऑफ़िसर की तरह। अब अकोनको का बेटा जो था वो भी जो था वो क्रिश्चियन मज़हब को अपनाने लग गया और उसकी तरफ हो गया, मतवज्जा हो गया, अपने वालिद का मज़हब छोड़ दिया उसने। तो अकोनको को ये बात बड़ी बुरी लग रही थी कि वो उनकी ट्रेडिशन, जो उनकी दोबारा हिस्ट्री थी, उसको चेंज हो रही है, उनके ट्रेडिशन चेंज हो रहे हैं सिर्फ़ इस क्रिश्चियनिटी की वजह से। तो वो अकोनको जब 7 साल के बाद वापस अपने गाँव गया तो उसको बहुत गुस्सा था। वो वहाँ का हुलिया देख के अपने वो जो उनकी एक रस्में होती थी उनको भूल रहे थे, तो वो बड़ा गुस्सा हुआ। चंद लोग भी इसके साथ थे, लेकिन ये उनसे लड़ना चाहता था, लेकिन गाँव के लोगों ने कहा अब ये बहुत देर हो चुकी है, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब सब लोग इस चीज़ को अपना चुके हैं और इनकी पावर है, ताकत है इनके पास आर्मी है, हम नहीं लड़ सकते। लेकिन उस ऑफ़िसर के साथ इनकी कुछ कन्वर्सेशन ऐसी गंदी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है कि ये चर्च को गुस्से में आके आग लगा देता है। अब जैसे ये बात हायर्स अथॉरिटी को पता चलती हैं, वो फ़ौज भेजती है और इनको गिरफ़्तार कर लेती है 7 लोगों को इस गाँव के, जिनके अंदर अकोनको भी शामिल होता है। अब वो इनको ह्यूमिलेट करते हैं, इनको मारते हैं सबके सामने, इनकी बहुत इंसल्ट होती है गाँव वालों के सामने और अकोनको बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ से पनिशमेंट ख़त्म होती है, वो आता है और वो गुस्से में होता है, और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक कासिद आता है जो एक पैगाम लेके आता है, मैसेंजर होता है, वो आता है इनके गाँव में। लेकिन अकोनको बिना कुछ सोचे समझे उस जो मैसेंजर होता है उसका कत्ल कर देता है। अब जब वो उसका कत्ल कर देता है, गाँव का कोई लोग भी अकोनको का साथ देने से इनकार कर देते हैं और सब लोग पीछे हट जाते हैं कि इसने गलत किया। अब अकोनको जो होता है वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाता है, शर्मिंदा होता है और गुस्से में होता है कि मैंने इस गाँव वालों के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन अब गाँव वाला कोई लोग मेरा साथ नहीं दे रहा। तो अकोनको जो होता है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बदज़िल होके वो यहाँ से अपने घर जाता है और ख़ुदकुशी का इरादा करता है और ख़ुदकुशी कर लेता है दरख्त से लटक के। अब गाँव वाले अकोनको की लाश को भी हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उनकी रस्म थी कि जो लोग ख़ुदकुशी कर लें वो उनकी लाश को नहीं छूते, बल्कि दूसरे गाँव से लोगों को बुलाते हैं जो उसकी लाश को दफना देते हैं। सो ये सब देखकर वो जो ऑफ़िसर वहाँ से ऊपर से नीचे आए और वो आकर देखते हैं इस गाँव की तरफ कि अकोनको के साथ ये क्या हाल हुआ। तो उस ऑफ़िसर ने अपनी किताब के अंदर अकोनको के बारे में लिखा, किस तरह इसने गाँव वालों के लिए कुर्बानी दी और फिर ख़ुदकुशी कर ली और गाँव वालों ने इसका साथ नहीं दिया। तो ये बड़े एक दिलचस्प एक छोटी-सी स्टोरी है, नॉवल है। तो उम्मीद है आप सबको ये पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी, और आप मुझे सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, मैं उसी तरह एक्सप्लेन करता रहूँगा एक छोटी सी। सो काइंडली अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक का बटन दबा दें। शुक्रिया।